नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में बस अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि एमपी में अब की बार कौन सरकार बनाने वाला है। इस बार के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। दोनों ही सियासी दलों की नजर युवाओं और महिलाओं पर रही है। महिलाओं को वू करने के लिए दोनों ही सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने जहां चुनाव से पहले लाडली बहना योजना चलाई, तो कांग्रेस ने सस्ते सिलेंडर और बाकी सौगातों के जरिए महिला वोट बैंक पर पकड़ बनाने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने किसका साथ दिया। सवाल यह है कि महिलाओं को अपने साथ लाने में कौन कामयाब रहा। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश आज हम करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहे हैं इस चर्चा पर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की आवाज। चलिए हम पैनलिस्ट को लाते हैं। गिरिजा शंकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपराजिता पांडे प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, नेहा बग्गा हैं प्रवक्ता भाजपा की। गिरिजा शंकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस बार का अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो 2018 के कंपैरिजन में 2% महिलाएं कम निकली हैं वोट करने के लिए। तो ये गुड न्यूज किसके लिए है? मैं समझता हूं कि जो 1-2% का जो फर्क होता है वोटिंग में, उसका कोई बहुत मायने होता नहीं है। वैसे भी वोटिंग के परसेंटेज से कम परसेंट या अधिक परसेंट से किसी को लाभ होगा या नुकसान होगा, ऐसा किसी चुनाव में नहीं हुआ। कई बार जो है वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं, उसके बाद भी किसी पार्टी को फायदा मिल जाता है। कई बार वोटिंग परसेंटेज अधिक होने के बाद भी उसको फायदा नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि इस वोटिंग परसेंटेज में जो कंसोलिडेशन किस पार्टी ने किया है वोटों का, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जब आप देखेंगे कि जो पहले मान्यता थी कि अधिक वोटिंग है मतलब वो सरकार के खिलाफ है, या वो कम वोटिंग है तो सरकार के पक्ष में है, ऐसा कुछ होता नहीं। दरअसल अधिक वोटिंग के बाद भी सरकारें रिपीट होती हैं और कम वोटिंग के में भी सरकारें चली जाती हैं। तो सवाल सिर्फ ये है कि ये जो वोटिंग जो हुई है उसमें किस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए उसको कितना कंसोलिडेट अपने वोट को किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपको वोट परसेंटेज अधिक होते हैं, वोट का कंसोलिडेशन नहीं होता, तो सीटों में कन्वर्ट नहीं होता। वो सीटों में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है कि जो भी जिस पार्टी को वोट मिला है वो कंसोलिडेशन उनके सीट के आधार पर हो। लेकिन सवाल ये भी है गिरिजा शंकर जी के इस बार महिला एज अ वोट बैंक किसके लिए सामने आई है? क्या वो संतुष्ट हैं जो भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने उनके लिए किया है, या उनको लगता है कि इससे आगे या इससे बढ़कर कुछ और मिल सकता है? राइट। देखिए, इस चुनाव में आप देखेंगे तो एक तरह से ये बिना मुद्दे का चुनाव था। इसमें कोई बड़ा मुद्दा कोई था नहीं। कांग्रेस के पास ये सहारा था कि बहुत लंबे समय से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी और उससे एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हमको मिलेगा। ऐसा समान तौर पर नहीं होता। यदि एंटी इनकम्बेंसी है भी तो उसका फायदा लेने के लिए एफर्ट करना होता है। जो बीजेपी के पास जो बहुत सारी उपलब्धियां थी वो इस 5 साल की नहीं थी, वो पूरे 18 साल की थी। तो ऐसे मौके पर जब मार्च में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना की घोषणा की, तो एक मुद्दा चुनाव में क्रिएट हो गया। और आप देखेंगे कि उसके तुरंत बाद 2-3 दिनों के भीतर उसी ही योजना की घोषणा या वादा कमलनाथ ने, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने किया। तो उसके बाद फिर मुद्दे तो नहीं रहे, एक दूसरे के कंपटीशन इन योजनाओं के लेकर होने लगा। क्योंकि बीजेपी सरकार में थी तो जिन योजनाओं की उसने घोषणा की उसको अमल में ला दिया, और कांग्रेस उन योजनाओं को लागू करने के वादे करते रहे। लाडली बहना योजना के तुलना में उन्होंने नारी सम्मान योजना दे दिया। जो कांग्रेस ने घोषणा की 500 रुपए हम गैस सिलेंडर देंगे, तो बीजेपी ने 450 में देना शुरू कर दिया। तो पूरा का पूरा चुनाव जो है वो इन्हीं वादों और घोषणाओं में सिमट के रह गया। Okay. ऐसे में ये कहना
बिल्कुल अनुमान होगा, इसका कोई तार्किक कोई आधार नहीं है कि इन घोषणाओं से महिलाओं ने किस पार्टी के पक्ष में वोट दिया होगा या उनका झुकाव किस तरफ होगा। जी। यदि दोनों ही पार्टियों की वादों को मैं ले लूं, महिलाओं खासकर गैस सिलेंडर और जो उनके खाते में पैसे डालने की बात करते हैं, तो यदि दोनों ही पार्टियों के वादों पर महिलाओं ने कोई बहुत अच्छा रिएक्शन दिया होता तो महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता। ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। जो 1-2% का फासला हर चुनाव में जो महिलाओं तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। अपराजिता, सवाल ये है कि अगर महिलाएं आपके जो कमलनाथ जी बोल रहे थे कि 400 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा या और भी जो उन्होंने स्कीम्स अनाउंस की थी महिलाओं के लिए, अगर वो चाहती कि बदलाव होता तो शायद वो ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती, वैसा तो दिखा नहीं। एक चीज साफ है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, महिलाएं इंक्लूडेड, परिवर्तन की लहर जबरदस्त है इस प्रदेश में। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कई जुमले लेकर आई थी, पर क्या हुआ? नतीजा हमने क्या देखा? महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया और कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और अभी 2023 में हम उसका रीरन देखने जा रहे हैं। आप लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी में कितनी बौखलाहट है, कितने विचलित है। नहीं तो बालाघाट की घटना क्या दर्शाती है? यही दर्शाती है क्यों बैलेट बॉक्स खोला जा रहा है बिफोर काउंटिंग। वोटिंग हो चुकी है, इलेक्शन के नतीजों के पहले ऐसी न्यूज आनी बहुत गंभीर, बहुत चिंता का विषय और दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी स्वाभाविक हार निश्चित तौर पे नजर आ रही है। मायरा जी, नेहा इसका जवाब देंगी? जो 24 घंटे पहले जो घटना घटी है उसका सच तो सामने आ ही जाएगा। क्या भाजपा थोड़ी बौखला गई है? मरिया, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जब जब हार का डर सताता है, वो कभी ईवीएम तो कभी अधिकारी, कभी कर्मचारी, कभी चुनाव आयोग पर इसी प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। कलेक्टर का बयान आ गया है, वहां पर जो उचित कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने तो शासन किया है 60 सालों तक देश के अंदर। तो क्या लगातार इनकी विजय का कारण ये था कि ये वहां पर मैनेज किया करते थे? लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मूल्य से कांग्रेस पार्टी बहुत दूर है। जब सरकार बनती है किसी राज्य में तो वो ईवीएम अच्छी हो जाती है, वो अधिकारी कर्मचारी स्वच्छ हो जाते हैं, गंगा नहा आते हैं। और जब सरकार गिरने की बात आती है या लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हमारी सरकार नहीं बनने वाली, तो इसी प्रकार के आरोप लगाते हैं। आज आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लिया है महिलाओं का। आप देखिए ना कि क्या विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी आज 75 साल आजादी के हो गए, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा है तो किन लोगों को प्रत्याशी बना रही है? एक कमलनाथ, जिन्होंने 84 के दंगे रचे, जिसमें महिलाओं के साथ रेप हुआ, उनके परिवार नष्ट हो गए, विधवा कॉलोनी बसी हुई है दिल्ली में, पंजाब में। इनके प्रत्याशी कौन रहे? बाबू जंदेल रहे, जिसने पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी की है। सिद्धार्थ कुशवाहा रहे, जिसने ट्रेन में शराब पी के छेड़खानी की है। महिलाओं की बात करते हैं क्योंकि महिलाओं पर चर्चा हो रही है। भाजपा कांग्रेस दोनों महिलाओं को दोनों पार्टियों ने कोशिश किया है कि महिलाएं उनके तरफ झुकें, उनके तरफ जुड़ें और उनको वोट दें। वो तो 3 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या हुआ, महिलाएं मध्य प्रदेश की किसके साथ। अपराजिता, आप जवाब देना चाह रही थी। जी, रेप की बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि 4 साल से अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेप्स में नंबर 1 पे लगातार मध्य प्रदेश है। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, जहां तक बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है, तो वहां पर आपने देखा बालाघाट में तहसीलदार को आपने देखा सस्पेंड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा सस्पेंड? क्योंकि कोई छेड़खानी, कुछ गलत काम हुआ, तभी सस्पेंड करना पड़ा ना। तो कुछ तो हुआ, कुछ वारदात हुई। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी तो ये ऐसी बातें नहीं होती थी। मैं बताती हूँ, जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी तो आपने और हमने सब में देखा होगा, ये सब तब नहीं बोला जाता था इस बार 150 पार, इस बार इतने सीटें आएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं हमेशा छेड़खानी की जाए, क्योंकि उन्हें जनमत तो कभी मिलता नहीं है। हमारे साथ 2 महिला प्रवक्ता हैं, लेकिन दोनों महिला प्रवक्ता महिलाओं की बात नहीं कर रही।
और मेरा शो मैं का सवाल विषय में कहना महिलाओं पर चाहती है हूँ। कि महिलाएं मध्य प्रदेश की इस बार किसकी सरकार बनाएंगी और क्यों? मैं आपको बताना चाहती हूँ मरिया जी। कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पहली सरकार रही पूरे देश के अंदर जिसने 50% की आबादी को 50% का आरक्षण दिया लोकल बॉडीज के चुनाव में। आज 2 लाख से अधिक महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, कोई पंच, सरपंच, पार्षद, नगर निगम अध्यक्ष, महापौर। उसी प्रकार से आप देखिए कि आज 46 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो हजारों से लाखों रुपए कमा रही हैं। आज जो G20 हुआ है हमारे देश के अंदर, उसमें आदिवासी अंचल जो मध्य प्रदेश का है, वहां की महिलाओं ने कोदो, कुटकी और ऐसा मोटा अनाज जो उत्पाद किया था उसकी खरीदारी करके वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 राष्ट्रों के आए थे उनको परोसने का काम किया है। और उसी प्रकार से आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो चाहे मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना हो, उससे उनका जिस प्रकार से सशक्तिकरण होके वो स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर गई हो, या फिर आज 1500 रुपए महीना जो 1250 रुपए महीना महिलाओं को मिल रहा है, उससे जो उनके छोटे मोटे खर्च हैं जो पूर्ण हो रहे हैं, ये तीनों सशक्तिकरण जब हम देखते हैं तो केवल और केवल भाजपा की सरकार ने किया है। और आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में अगर महिला मुख्यमंत्री भी किसी ने पहली बार दिया तो उमा भारती जी के तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और इसके अलावा जनता के अलावा अगर संगठन की बात, जी सवाल ये है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस ने कितनी टिकटें दी हैं महिलाओं की को, अगर आप उसकी नंबर्स देखा जाए तो 2023 में देखा जाए खास तौर पर, तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि दोनों पार्टियों ने बस बातें की हैं लेकिन वुमेन एज कैंडिडेट्स आपने फील नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कमलनाथ जी वो पहले व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिसाइड करती है कि कौन इस बार इलेक्शन में, चुनाव में खड़ा होगा, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हर एक कमेटी में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया पार्टी ने? महिला आगे आके खड़ी रहे। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, अभी यहाँ पे काफी बातें हो रही थी, नेहा जी कुछ कह रही थी तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ, महिला आरक्षण की शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी। और अभी मध्य प्रदेश की ये हालत है कि आशा, उषा, आंगनवाड़ी महिलाओं को, वर्कर्स को उनका मानदेय नहीं मिल रहा है, वो धरने पे बैठी है। ये आज मध्य प्रदेश की वास्तविकता है। अभी हाल ही में चुनावी बजट भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया था, उसमें महिला सुरक्षा, विमेन सिक्योरिटी पर एक भी प्रोविजन, एक भी प्रावधान नहीं था। तो इसका भी मुझे उत्तर दे कि महिला सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी असंवेदनशील क्यों है। मैं एक और चीज आपको बताती हूं, मेरा सवाल दोनों महिलाओं के साथ है। मैंने आप लोग दोनों से यही सवाल पूछा है कि आपकी पार्टियों ने महिलाओं को टिकट ज्यादा क्यों नहीं दिया, उनको कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया? क्या आपने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो जीत नहीं सकती हैं? तो फिर महिला सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट की बात क्यों करती है भाजपा? आप वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास कराते हैं ये सोचते हुए कि महिलाएं आपके साथ खड़ी रहेंगी, लेकिन जब यहाँ पर रियल इलेक्शन की बात होती है 230 में आपने कितने कैंडिडेट्स दिए? नहीं, आपने अच्छा सवाल किया है। और भारतीय जनता पार्टी का ही मैंने आपको बताया कि ये हमेशा से कहते रहेंगे कि राजीव गांधी लेकर आए थे, राजीव गांधी लेकर आए थे। इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसीलिए तो आज 2 लाख से अधिक महिलाएं जो है वो नेतृत्व कर रही हैं। उसी प्रकार से अब जब विमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हुआ है विधानसभाओं के लिए और उसी प्रकार से राज्यसभा, लोकसभा के लिए, आज मोदी जी के आने के बाद आप देखिए केंद्र की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि देश में रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हो, वो महिला है। और सर्वाधिक अगर आप पूरे देश में भी देखेंगे तो सर्वाधिक महिला मुख्यमंत्री देने का काम भाजपा ने किया है। आज भी एकमात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी का है जिसने 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए मुख्य संगठन में रखा है। इसीलिए आपको मेन बॉडी में भारतीय जनता पार्टी की महिला महामंत्री मिलती है, महिला उपाध्यक्ष मिलती है, महिला मंत्री मिलती है। और ये प्रदेश की बॉडी से शुरू होकर सबसे जो छोटी इकाई है, पन्ना की इकाई, परिवार प्रमुख की इकाई, वहां तक जाता है। ये मूल अंतर है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन चाहे संगठन के अंदर हो, चाहे एक्टिव पॉलिटिक्स जिसको हम चुनाव की राजनीति कहते हैं उसमें हो, भारतीय जनता पार्टी ने उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का काम किया। निश्चित तौर पर ये जो रिजर्वेशन हुआ है उसका असर आपको अगले चुनाव से मुख्य भूमिका में दिखेगा कि महिलाएं 33% वहां पर उसका जवाब दे।
जी, आपकी पार्टी जी, की तो देखिए, मुखिया रही जी, हैं देखिए, सोनिया आपने गांधी देखा ना- सबसे ज्यादा समय तक। कांग्रेस की मुखिया बिल्कुल अगर सही कोई कहा है वो आपने। महिला रही है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी सही ऐसा कहा नहीं किया आपने। कि कुछ महिलाओं के लिए अलग करें। देखिए ना, आपने बहुत सही कहा, सोनिया गांधी जी की बात की, एकमात्र भारत की प्रधानमंत्री जो महिला रही हैं, नारी शक्ति का प्रमाण है इंदिरा गांधी जी। स्पीकर आपने देखा मीरा कुमार जी, किसके कार्यकाल में? कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में। प्रेसिडेंट की बात करें तो आप कांग्रेस पार्टी का निरंतर देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण के बारे में वो प्रतिबद्ध है। नेहा जी से आपने साफ सवाल पूछा था कि महिलाओं को टिकट क्यों नहीं मिला, उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, बट वो इसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं का निरंतर असम्मान किया है। उमा भारती जी हर सरेआम हर प्लेटफॉर्म पे कहती फिरती हैं कि मेरा अपनी ही पार्टी में अपमान हो रहा है। विजय वर्गीय जी इन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट क्या कहते रखा से करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चाल चरित्र और चेहरा किसी से छिपा नहीं है। ना इन्होंने कभी महिलाओं को आगे किया है, ना इन्होंने महिलाओं के बारे में सोच रखी है। और 3 तारीख को आपको साफ हो जाएगा कि हर महिला ने आगे आकर कांग्रेस पार्टी और एक सुरक्षित प्रदेश जो कि सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार उन्हें दे सकती है, उन्होंने उसको दिया है। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देती हूँ। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन एक बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ। सबसे बातें करी चली जा रही थी, तो एक महिला से प्रश्न पूछा गया कि आपने किसको वोट दिया है, इस बार क्या होगा? तो उसने साफ कह दिया कि क्या मुद्दे हैं, उससे पूछा गया तो उसने कहा मुद्दा सिर्फ एक ही है, हमें बदलाव चाहिए, हमें एक सुरक्षित देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हमें बदलाव होगा या स्टेटस को। हमें कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी। गिरिजा शंकर जी, महिला वोटर के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत सारे स्टेट्स में देखें, बिहार, उड़ीसा, साउथ ऑफ विंध्यास भी चले जाएं, अगर तमिलनाडु कहीं पर भी, तो महिला भविष्य के बारे में सोचती है। ये भी सोचती है कि अगर ये जो मिल रहा है बेनिफिट्स, जो वेलफेयरिज्म है, वो कितने दिन चलेगा और कब तक चलेगा, और उनके अगर बेटा बेटी है घर में तो उसको क्या क्या मिलेगा, आगे क्या होगा। तो अगर भविष्य के बारे में मध्य प्रदेश की महिला सोच रही है तो क्या एक सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी के बाद से के थ्रू सोचेंगी कि लाडली में तो ये मिल रहा है लेकिन इसके आगे क्या मिलेगा? नहीं, जाहिर है कि जो कुछ भी महिलाओं को मिल रहा है तो उससे उनकी अपेक्षाएं और भी बढ़ जाती हैं कि और भी इस तरह की स्कीम आए जिससे उनको लाभ मिले। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ आप इन तमाम योजनाएं चलाते हैं और महिलाओं का को लाभ देने की, व्यक्तिगत लाभ देने की कोशिश होती है, लेकिन जो मुख्य सवाल जो आपने पूछा था कि महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में राजनीतिक दल क्यों पीछे रहते हैं, दरअसल उनकी तैयारी ही इस तरह की नहीं हुई है। रिजर्वेशन बिल जो है संसद में भले ही पारित हो गया है, लेकिन ये तैयारी ही नहीं हुई है कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। यदि पंचायत में या नगर पालिका, नगर निगम में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि एक बड़ी संख्या में महिला नेतृत्व उभर के आ रही है। उस महिला नेतृत्व का उपयोग आगे की लीडरशिप में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा में हो, उसमें उनका उपयोग करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। अब ये जो अभी भी आप देखेंगे 10, 12, 15 जो लोगों को या तो प्रत्याशी बना दिया जाता है और या फिर उनके नामों पर विचार नहीं किया जाता। इसका सिर्फ एक कारण ये है कि महिला जो प्रत्याशी चयन का जो एकमात्र मापदंड पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया है वो है विनिंग फैक्टर, जो जीत सकता हो, और महिलाओं को ये मान लिया गया है कि वो जीत नहीं सकती या जीतने की क्षमता उनमें नहीं है। तो इस बात पर विचार करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि जो नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतों और दूसरी संस्थाओं में जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, जिसकी वजह से एक बड़ा नेतृत्व जमीनी स्तर पर उभर के आ रहा है, वो नेतृत्व विनिंग फैक्टर उसमें क्यों नहीं है, वो क्यों डेवलप नहीं हो पाया है, जिससे कि वो पंचायतों और नगर निगम के बाद विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचे। इस पर यदि गंभीरता से विचार करने की जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि आने वाले समय में जो महिला रिजर्वेशन बिल पास हो गया है तो हर पार्टी की मजबूरी होगी कि वो महिलाओं को आरक्षण के आधार पर टिकट दे, और यदि वो प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया में आगे नहीं अगर महिलाओं को पार्टी ये सोच रही है कि
आरक्षण तो हमने अनाउंस कर दिया, लेकिन जहां तक विनेबिलिटी का इशू है कि जीत सकती हैं या नहीं, आपने उनको अनाउंस कर दिया कि वो जीत नहीं सकती हैं, इसीलिए आप फील्ड भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये पहला चुनाव हो रहा है महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद, और उसमें भी अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ये तो बस लिप सर्विस हुआ जो पार्लियामेंट में दिखा है कि कांग्रेस, भाजपा और सारी देश की सारी पार्टियां एक साथ खड़े होकर के उन्होंने महिलाओं को ये रिप्रेजेंट किया है और ये बिल पास करवाया है। तो ये तो लिप सर्विस हो गया। गिरिजा शंकर जी। जी 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 नहीं, ये तो देखिए, पहली बात तो ये है कि महिला रिजर्वेशन बिल लाने की कोई जरूरत थी ही नहीं। यदि पॉलिटिकल पार्टीज खुद होकर महिलाओं की लीडरशिप को वो मौका देती, जैसा कि कहने के लिए हमने राष्ट्रपति बनाया या हमने प्रधानमंत्री बनाया या हमने स्पीकर बनाया, ये इससे बात नहीं बनती। दरअसल एक लीडरशिप जो महिलाओं की उभरनी चाहिए, और एक मौका देश में पिछले 30 साल से मिला हुआ है। पंचायती राज लागू हुए आज लगभग एक लंबा अरसा हो गया, और महिला लीडरशिप जो है वो ग्रास रूट लेवल पर डेवलप हो रही हैं, लेकिन उसके आगे उनको यदि मौका नहीं मिलेगा तो वो जो विनेबिलिटी फैक्टर है उससे महिलाएं पीछे रह जाएंगी। जरूरी ये है कि रिजर्वेशन बिल यदि पास हुआ है सर्वसम्मति से, तो रिजर्वेशन बिल पास होने के पहले तक जो पहल पॉलिटिकल पार्टीज ने महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में नहीं की, अब तो उनको ये मजबूरी में कानून के पालन में करना ही होगा। महिलाओं को कब तक लाडली लक्ष्मी और योजनाएं मिलती रहेंगी, जबकि वो वोट बैंक है, लेकिन अगर वो कैंडिडेट ना बने तो एम्पावरमेंट कैसे होगा? यही सवाल है। अपराजिता और नेहा, आप लोग के पास 1-1 मिनट का वक्त है और फिर ये शो को मैं रैप अप करूंगी। अपराजिता। देखिए, विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी कांग्रेस पार्टी हम लेकर आए थे। हमने उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वो लाइव बिल रहे, लैप्स ना हो पाए। आपने बहुत सही कहा, महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक की तरीके से देखने वाली भारतीय जनता पार्टी जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी तब पास कराती है जब चुनाव निकट हो। लाडली बहना स्कीम योजना तब रोल आउट की जाती है जब मध्य प्रदेश में चुनाव निकट हो। जब तक आप महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक, वोट के लिए यूज करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसमें माहिर है। पर आपको खुशी होगी सुनकर, मध्य प्रदेश की जनता और भारत देश की जनता बहुत जागरूक है। 2023 में भी महिलाएं इनके खिलाफ खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में आप लहर देखेंगे, कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है। और 2024 में भी आप देखेंगे दिल्ली में 3 तारीख में ज्यादा वक्त नहीं रहा है, और कांग्रेस हम देख लेंगे कि क्या होगा। नेहा, जो महिलाओं, मारिया, ये दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी ने 60 साल तक राज किया केंद्र में, कांग्रेस पार्टी, उनके लिए माननीय और सम्माननीय कौन है? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ना जिले में रहे, ना प्रदेश की किसी कमेटी में रहे, और सीधा हाईजैक से आके सर्वोच्च पद पर बैठ गए। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात, कि एक बहुत बेसिक बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं को जो उनका टैलेंट था, जो जिस प्रकार से वो जनप्रतिनिधि थी, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और हर तरह किया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, 33% का आरक्षण भाजपा जो पार्लियामेंट में लेकर आई है, विधानसभा के लिए लेकर आई, ये हमने अपने संगठन में करके दिखाया है। और निश्चित तौर पर जो भी गिरिजा शंकर जी कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी संख्या है जो ग्रास रूट लेवल पर महिलाएं डेवलप हुई हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कहने को तो कांग्रेस ये कह सकती है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे क्योंकि हमने विचार कर लिया। विचार से नहीं होता, आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर होना चाहिए। अपराजिता पांडे और गिरिजा शंकर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑफ कोर्स ये 3 तारीख को पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की महिला किसके साथ है, भाजपा या कांग्रेस के साथ। शुक्रिया हमें देखने के लिए।